दोस्तों, साल 1990 से लेकर 2005 तक के समय को बिहार में जंगल राज कहा जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस समय यहाँ पर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और जिसके हाथ में बंदूक था उसी का राज चल रहा था। किसी भी राज्य की सरकार का काम होता है अपनी जनता का सेवा करना, लेकिन बिहार में इस वक्त लालू यादव की सरकार अपने लिए नए नए दुश्मन बना रहे थे और इसके ऊपर उन्हें गर्व भी होता था। इसी तरह के बिहार में फिर कुछ नक्सली संगठनों का उदय होता है और यहां से एक के बाद एक कई जातीय सेना वजूद में आती है। इनमें से जो सबसे आखिरी और कुख्यात रहे वो थी रणवीर सेना। बिहार के कुछ हिस्सों में जहां रणवीर सेना को आतंक के पर्याय के रूप में देखा जाता था, वहीं कुछ लोग इन्हें अपना मसीहा मानते थे। आखिर क्या कहानी है रणवीर सेना की और क्यों इसका गठन किया गया था और फिर कैसे उसका अंत हुआ? रणवीर सेना का सबसे बड़ा कमांडर ब्रह्मेश्वर मुखिया कैसे बिहार में भूमिहार और अगड़ी जातियों के लिए भगवान बनकर सामने आया था? आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रणवीर सेना के बारे में जानने से पहले हम आपको नक्सलवाद के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत इसी वजह से हुई थी। बंगाल में जिस समय नक्सलवाद पनप रहा था, उसी दौरान बिहार की निचली जातियों में असंतोष के स्वर मुखर होने लगे थे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी में 1967 में जब कानू सान्याल इसकी स्थापना कर रहे थे, उस समय बिहार में कई जातीय सेनाएं अस्तित्व में आ चुकी थी, लेकिन नक्सल आंदोलन की धार ज्यादा उग्र थी। धीरे धीरे यह बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र तक फैल गया। इसी दौर में भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी आंदोलन ने भूमिहीन किसानों की मांगों को मजबूती दी, जिसने भारतीय राजनीति की तस्वीर बदल दी। नक्सलवादी और माओवादी दोनों ही आंदोलन हिंसा पर आधारित है, लेकिन दोनों में फर्क है। नक्सलवादी आंदोलन विकास के अभाव और गरीबी से निकला है, जबकि माओवाद चीनी नेता माओ त्से तुंग की राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित है। दोनों ही आंदोलन के समर्थक भूखमरी, गरीबी और बेरोजगारी से आजादी की मांग करते हैं। इसके बाद जब विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया तो आरोप लगे कि जमींदारों ने वे जमीनें दान कर दी जो पड़ती थी या जो खेती के लिए उपयुक्त नहीं थी। इस समय बिहार की सरकार में बड़ी जातियों का प्रभुत्व था। ऐसा कहा जाता है कि अपनी जमीनें बचाने के लिए कई लोग राजनीति में उतर आए। यहाँ से जब उन्हें सत्ता मिली तो इसके हनक में प्रशासन भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। ऐसे में असंतोष की आग बढ़ती जा रही थी। बिहार इस चीज में बुरी तरह से जकड़ चुका था और इस समय यहाँ पर कई जातीय सेनाएं बन गई थी जो अपनी अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन इसे बड़े आंदोलन में बदलने का श्रेय भाकपा माले को जाता है, लेकिन बाद में उसकी जगह MCC यानी कि माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ने ले ली और फिर इसने ऐलान कर दिया कि जो बोएगा वही काटेगा। यहाँ से इन संगठनों ने कई जगहों पर खेतों में सांकेतिक तौर पर लाल झंडे लगाने शुरू कर दिए कि यह जमीन अब हमारी है। ये संगठन मजदूर और छोटे किसानों को आगे करते और फिर इनके ऊपर जमींदारों का कहर टूटता। ये मजदूर दूसरी तरफ से भी मजबूर थे। अगर वह MCC की बात नहीं मानते तो उसकी सजा भी उन्हें ही मिलती। कुल मिलाकर जमींदार और नक्सली के बीच खूनी जंग की गवाह बनी जहानाबाद की धरती, जहां पर दोनों मजबूत स्थिति में थे। दोस्तों, बिहार में जो जाति व्यवस्था है, जो समाज व्यवस्था है, उसका आधार भूमि है। भूमिहार जैसी ऊंची जातियों के पास ज्यादा जमीन होती थी और इसीलिए जमींदारों में भी उसका वर्चस्व ज्यादा था। 90 के दशक में हालात बुरे हो गए थे। नरसंहारों का दौर शुरू हो गया था। सवर्ण बिहार छोड़कर जाने लगे थे। नरसंहार के बाद कई लोग इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पाते थे कि वह अपने परिजनों के अंतिम संस्कार में जाएं। हजारों एकड़ जमीन पर लाल झंडा फहरा दिया गया था। ये जमीन भूमिहारों की थी जिसे MCC ने अपने कब्जे में ले लिया था और अब खौफ के मारे उसके ऊपर कोई भी खेती करने को तैयार नहीं था। ऐसे कई आरोप भी लगे कि लालू प्रसाद यादव की सरकार को कम्युनिस्टों का समर्थन था, इसलिए भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा था।
बिहार में इस समय जिंदा रहने का हक सिर्फ लालू यादव और उसके समर्थकों को था। फिर जब बात अस्तित्व की आई तो धीरे धीरे सभी सवर्ण एकजुट होने लगे। फिर साल 1994 में मध्य बिहार के भोजपुर जिले के बेलउर में ब्रह्मेश्वर मुखिया ने रणवीर सेना की स्थापना की। इस समय तक बिहार में अलग अलग जातियों की कुल 14 सेना हो चुकी थी और रणवीर सेना इस लिस्ट में संभवतः आखिरी थी। यहाँ पर सवर्णों यानी कि कथित ऊंची जाति के लोगों से यह अपील की गई कि जिनके पास लाइसेंसी हथियार है वे लोग संगठन से जुड़े, लेकिन बाद में अवैध हथियारों का जखीरा भी इस संगठन के पास जमा होने लगा। ऐसा कहा जाता है कि उस समय भोजपुर में आर्थिक नाकेबंदी लगी हुई थी, कई गांवों में फसलें जला दी गई थी। इससे सवर्ण किसानों में गुस्सा था जिसने रणवीर सेना की जमीन और अच्छे से तैयार की। इस संगठन के बनने से 2 साल पहले ही 12 फरवरी 1992 की रात को गया जिले के टिकारी प्रखंड के 12 गांव में नक्सली संगठन एमसीसी के सैकड़ों हथियारबंद उग्रवादियों ने हमला कर भूमिहार जाति के 35 लोगों की गला रेतकर हत्या कर दी थी। इसके बाद रणवीर सेना अब प्रतिकार करने के लिए आतुर थे और फिर आती है 1 दिसंबर 1997 की वह काली रात। बिहार के अरवल जिले में सोन नदी के किनारे एक गांव पड़ता है, नाम है लक्ष्मणपुर बाथे। यह गांव दलित और पिछड़ी जाति के लोगों की बसावट वाला गांव है। 1 दिसंबर 1997 की रात को इसी गांव में रणवीर सेना के सैकड़ों लोग दाखिल होते हैं और कुल 58 दलितों को मार देते हैं। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे और इस घटना को भारा नरसंहार का बदला बताते हैं। फिर तो जैसे बिहार में नरसंहार का एक दौर सा चल पड़ा। साल 1999 में शंकर बीघा में 23 और नारायणपुर में 11 दलितों की हत्या कर दी गई। इसका आरोप भी रणवीर सेना पर लगा। इस घटना का भी बदला लिया जाएगा, यह भी उसी समय तय हो गया था। फिर 18 मार्च 1999 की रात जहानाबाद के सेनारी गांव को घेर लिया गया और यहां पर अगड़ी जाति के 34 लोगों की गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई और महीनों तक नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी रहा। इस दौर में रणवीर सेना सबसे ज्यादा ताकतवर बन चुकी थी और ऐसा कहा जाता है कि इनके पास एक समय में करीब 17,000 बंदूक और आधुनिक हथियार मौजूद थे। यहाँ पर 2 जातियों के लोग आपस में संघर्ष कर रहे थे और जिनकी कोई गलती नहीं थी वे मारे जा रहे थे। ना तो रणवीर सेना वाले एमसीसी वाले को मार पाते थे और ना ही एमसीसी वाले रणवीर सेना को। इन दोनों के गोलियों का शिकार वे सवर्ण या दलित बनते थे जिन्होंने कभी अपने जीवन में हथियार ही नहीं उठाया था। और इस दौरान बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार बिल्कुल ही सो चुकी थी। इस रणवीर सेना के जो आखिरी कमांडर हुए उनका नाम था ब्रह्मेश्वर मुखिया। इन सारे काम को अंजाम देने के बाद 29 अगस्त 2002 को बिहार की राजधानी पटना के एग्जीबिशन रोड से ब्रह्मेश्वर मुखिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तब जाकर लोगों को पता चला कि 6 फुट से भी ज्यादा लंबे ब्रह्मेश्वर मुखिया दिखते कैसे हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद धीरे धीरे रणवीर सेना खत्म हो गई और फिर साल 2005 में बिहार में सत्ता परिवर्तन भी हो जाता है। फिर 9 साल जेल की सजा काटने के बाद 8 जुलाई 2011 को उनकी रिहाई हुई। जेल से छूटने के बाद ब्रह्मेश्वर मुखिया ने 5 मई 2012 को अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन के नाम से संस्था बनाई और कहा कि वह मुख्य धारा में आकर अब किसानों के हित की लड़ाई लड़ेंगे। इसके 1 महीने बाद 1 जून 2012 को उनकी हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, अगर आप ब्रह्मेश्वर मुखिया की पूरी कहानी को देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, हम वो वीडियो आपके लिए जरूर लाएंगे। तो यही थी दोस्तों रणवीर सेना, इसके बनने और खत्म होने की कहानी। इस कहानी के बारे में अपने विचार आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।